गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कई प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चल रही थी वो थी वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट। कुछ मिस्टेक की वजह से कल हमारी ये जो पूरा डेरिवेशन था वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का निकालने का, वो थोड़ा अधूरा रह गया। उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने क्या माना था कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण मतलब ही आवेश घनत्व की प्रॉपर्टी है, और इसी की सहायता से अपन किसी भी नाभिक के अंदर इसकी सिमेट्री और किसी भी नाभिक की साइज, किसी स्ट्रक्चर का वो होगा, किसी भी नाभिकीय बलों के बारे में हम इसके द्वारा स्टडी करेंगे। तो देखिए, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमने क्या करा था, एक नाभिक माना था। नाभिक के एक अक्षस मानी उसकी जेड एक्सिस, और इससे कोई दूरी पर एक अल्पांश आयतन मान लिया हमने डीबी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस नाभिक के कारण किसी बिंदु P पर विभव का मान निकालना है, और उस विभव से अपन उसका चतुर्ध्रुव आघूर्ण का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, बिंदु P पर विभव निकालना है। हमने क्या माना कि एक अल्पांश आयतन ले लिया, और अल्पांश आयतन की वजह से हमने बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात किया। फिर हमने क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे नाभिक की वजह से इस बिंदु P पर क्या आ गया, विभव का मान आया। तो देखिए, जो हमारे पास विभव हमने लिखा था टोटल, वो आया था अपना फाई बराबर के रो डी बी अपॉन में ए। इसको हमने डाला था समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, हमने 1 अपॉन ए का मान निकाला था। कैसे निकाला था कि हमारे पास 3 वेक्टर्स है, एक आर वेक्टर, एक स्मॉल आर वेक्टर, और ये है स्मॉल ए वेक्टर। तो अपने पास स्मॉल आर वेक्टर लॉ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर कैपिटल आर वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर लॉ से जब हमने 1 अपॉन ए को कैलकुलेट किया तो 1 अपॉन ए का मान आया हमारे पास 1 अपॉन आर एंड दिस, जिसको अपन ने बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल इक्वेशन जो 1 + x की पावर n थी, उसके द्वारा हमने इसको ओपन किया था। देखिए, फिर हमने क्या किया, जो ये 1 अपॉन ए का मान आया था, वो उस 1 अपॉन ए का मान इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। समीकरण नंबर जो 1 है, इसमें हमने 1 अपॉन ए का मान रख दिया। ये पूरी इक्वेशन हमने इस समीकरण में रख दी। तो देखिए, के एज इट इज इंटीग्रेशन लग रहा है, तो हमने क्या करा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। रो डी बी प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो स्मॉल आर है इसको हमने अंदर ले लिया, आर कॉस थीटा, और रो डी बी है ही है। फिर 1 प्लस 1 अपॉन में 2r स्क्वायर है ना, r यहाँ से आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2r क्यूब, और ये आ जाएगा 3r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर, और ये जिटिज ये यहाँ से रो डी बी। क्लियर। अब देखिए, आगे हमारे पास अलग अलग टर्म आई है। एक तो आ गई अपने पास ये वाली टर्म। अगर k को अपन अलग अलग पर्टिकुलर लिख दें तो देखो, इसके लिए k अंदर आ जाएगा, इसके लिए भी k इसका अंदर आ जाएगा, और इसका भी k अंदर आ जाएगा। अब देखिए, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म डिनोट करती है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु P पर विभव, एक आवेश के कारण। ये जो टर्म आ रही है अपनी सेकंड वाली टर्म, ये जो टर्म है वो डिनोट करती है अपनी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बिंदु P पर विभव। उसके बाद जो ये थर्ड टर्म आती है वो डिनोट करती है चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु P पर विभव। तो इस प्रकार से अपन किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए, यदि मैं मान लेती हूँ P0 का मान मैंने मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी। क्लियर। P1 को मैंने मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ आर कॉस थीटा रो डी बी। ठीक है, और P2 को मैंने मान लिया, मतलब ये वाली टर्म मैं मान रही हूँ, ये रो डी बी P0 मान लिया, ये आर कॉस थीटा रो डी बी को अपन ने मान लिया P1, और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने मान लिया P2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर, और ये रो डी वी। ठीक है। अब देखिए, ये तो अपने पास टोटल क्या था, विभव था बिंदु P पर। ये जो P0 आता है इसको अपन बोलते हैं एकल ध्रुव आघूर्ण। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे, एकल ध्रुव, मतलब किसी एक बिंदु आवेश के कारण उस पर कितना आघूर्ण है, ये एकल ध्रुव आघूर्ण। उसके बाद जो अपने पास P1 की वैल्यू है r cos थीटा रो dB, इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ये जो थर्ड टर्म आ रही है जिसको अपन ने माना है P2, तो ये आ जाएगा चतुर्ध्रुव आघूर्ण। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, एकल ध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और चतुर्ध्रुव आघूर्ण। अब देखिए इसको P0, P1 और P2 माना, तो इसको एज इट इज अपन इसको इस इक्वेशन में रखें तो क्या फॉर्मूला आएगा अपने पास फाई का, ये आ जाएगा फाई बराबर आ जाएगा K अपॉन, K को तो कॉमन है, K ये P0 अपॉन में R प्लस ये आ जाएगा यहाँ से P1 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा P2 अपॉन 2R क्यूब। क्लियर? तो ये जो विभव है वो आया है अपने पास, किसी भी बिंदु P पर अगर विभव का मान निकालना है वो। ठीक है, तो यहाँ से अपन किसी भी बिंदु P पर, नाभिक के बाहर किसी भी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या था, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालना था। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, नाभिक की बात कर रहे हैं, मतलब नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। देखिए नाभिक का, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक की तो पढ़ रहे हैं, तो नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हमने चतुर्ध्रुव आघूर्ण समझा कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से निकालते हैं, मतलब सारे आघूर्ण हमने निकाले तो उसमें एकल ध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और चतुर्ध्रुव आघूर्ण, तीन प्रॉपर्टी आई। चतुर्ध्रुव आघूर्ण समझा कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा। अब हमें प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है, नाभिक की निकालनी है, मतलब नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो देखिए अगर हम नाभिक के वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बात करें तो हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ रो dV, ये आ जाएगा 3R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस R स्क्वायर। ठीक है, dV को इधर लिख लो, ये आ जाएगा dV। तो ये आ गया अपने पास किसी भी नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। अब देखिए ये तो अपने पास ये जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण आया है इसको हमने डिनोट कर दिया Q से। ये जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण आया है वो पूरे नाभिक का आया है, और नाभिक में क्या है, कई न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या काफ़ी अधिक है। तो नाभिक के अंदर कई न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है। अब देखिए वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का हमने फर्स्ट में ही इसका मीनिंग समझा था कि किसको बताता है, आवेश वितरण को बताता है, मतलब आवेश घनत्व वितरण की ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब आवेश नाभिक के अंदर किसको डिनोट करता है, प्रोटॉन का ही तो आवेश होता है, न्यूट्रॉन तो क्या होता है, आवेश रहित होता है। तो नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण मतलब हमें किसका आवेश की बात करनी है, किसके चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बात करनी है, प्रोटॉन के, क्योंकि आवेश घनत्व या आवेश किसको दर्शाता है, किसका है, केवल प्रोटॉन का है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई भी आवेश है ही नहीं। तो देखिए वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण अगर हम किसी प्रोटॉन के लिए निकालें, ये तो अपने पास टोटल चतुर्ध्रुव आघूर्ण था। अब देखिए यहाँ पे अपन एक चीज़ और करते हैं, ये जो r cos थीटा है, इस r cos थीटा को मैंने मान लेते हैं r cos थीटा बराबर, देखो चित्र से अगर देखें तो चित्र से r cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos थीटा की वैल्यू किस अक्ष पे है, z अक्ष। तो ये r cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, z, क्योंकि यही तो था अपने पास कि एक नाभिक है, यहाँ पे इसकी बिंदु की दूरी अपन ने क्या मानी थी, r, और इसके बीच में कोण क्या था, थीटा। तो अगर अपन r cos थीटा इसको बेस मान के चले तो ये r cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, z अक्ष पे ही तो है ये, तो ये क्या आ जाएगा, z के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से देखिए r cos थीटा को z के बराबर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रो
3z² माइनस r² इंटू में dv। क्लियर? ये किसी भी नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान आ गया है ना। तो अब हम प्रोटॉन की बात करते हैं। मैंने मान लिया कि नाभिक है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन उपस्थित है। प्रोटॉन के निर्देशांक मैंने मान लिए xi, yi, z, कोई भी एक i वा प्रोटॉन मान लिया। जैसे मेरे पास ये नाभिक है, न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है, कोई भी एक प्रोटॉन मान लिया i, और इसके जो निर्देशांक माने मैंने xi, yi, zi। क्लियर? तो देखिए इसका जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, q। q किसी भी एक प्रोटॉन का, i वे प्रोटॉन का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, प्रोटॉन का ही क्यों निकाला, समझ में आया? क्योंकि चतुर्ध्रुव आघूर्ण किसको व्यक्त करता है, आवेश घनत्व को। तो देखिए प्रोटॉन, आई वे प्रोटॉन का जब चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो किसके लिए था, संपूर्ण के लिए। अगर हम किसी भी एक की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वैल्यू अगर अपन लेते हैं तो क्या लगाते हैं, सिग्मा। क्लियर? आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, कोई भी n नंबर है प्रोटॉन। फिर ये देखो रो डीवी किसके बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। यही तो लिखा था Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ठीक है, आवेश के बराबर होता है। और हम किसी आई वे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और किसी भी प्रोटॉन पर आवेश का मान क्या होता है, प्लस ई के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा रो डीवी का मान क्या आ गया, ई। और ये एज इट इज 3z आई वे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ZI² माइनस के RI²। ये अपने पास क्या आया, किसी भी आई वे प्रोटॉन का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और अगर टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया चतुर्ध्रुव आघूर्ण। अब इससे हमें किसी नाभिक के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज का कैसे पता लगाया जाता है, उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। देखिए नाभिक है वो सिमेट्री पर निर्भर करता है, उसकी सममिति पर निर्भर करता है कि आवेश का वितरण किस प्रकार से उसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम समझेंगे कि किस प्रकार से नाभिक अलग अलग शेप्स में होता है। तो देखिए, तो हमारे पास वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q का मान आई वे प्रोटॉन के लिए हमें लिखा E 3z² माइनस RI², जहाँ पे E क्या है, अपना प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, अब देखिए आवेश घनत्व वितरण को किस प्रकार से समझते हैं। हम जानते हैं जो R है वो R² बराबर क्या होता है, R² बराबर होता है x² प्लस y² प्लस z², यही होता है। अब देखिए अगर हम सममिति, क्योंकि आवेश घनत्व क्या है, पूरी सममिति पर निर्भर है, और उसी की सहायता से अपन पता करेंगे कि अपना जो नाभिक है वो किस शेप का है, क्या वो स्फेरिकल है, क्या वो ऑब्लेट शेप में है, या फिर प्रोलेट शेप में है। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया R² बराबर x² प्लस y² प्लस z², ये होता ही है। ठीक है, अगर तीनों बराबर हो जाए, मतलब x बराबर y बराबर z, तो उस कंडीशन में मान के चलो किसी जब x बराबर y बराबर z है तो कुछ शेप में आना चाहिए। वो कैसी शेप आनी चाहिए, बिल्कुल स्फेरिकल शेप आनी चाहिए। क्योंकि जैसे अपने कोई भी निर्देशांक माने, यहाँ पे जितना x का मान है, जितना y का मान है, और उतना ही क्या है, z का मान है, और फिर तीनों बिंदुओं को मिलाए तो अपने पास क्या शेप आती है, स्फेरिकल शेप आती है। तो देखिए अगर x बराबर y बराबर z इस कंडीशन में हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, R² बराबर यहाँ से 3z² लिख सकते हैं, क्योंकि x² प्लस y² प्लस x² बराबर y² बराबर z², तीनों को z लिख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R² बराबर 3z²। तो देखिए तीन केस मान के चलेंगे अपन। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट में क्या हुआ कि हमारे पास जो R² का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3z²। ठीक है, यदि R² का मान 3z² के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में देखिए Q का मान बताओ क्या आएगा, Q का मान क्या आएगा, देखो R² बराबर 3z² लिख दो इसके अंदर। तो R² बराबर क्या लिखेंगे, 3z² लिखेंगे, तो 3z² से 3z² कैंसिल, मतलब Q का मान क्या आएगा इस कंडीशन में अपने पास, अतः Q बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 0 के बराबर। क्लियर? अब देखिए इस कंडीशन में जो हमारे पास नाभिक का जो आवेश वितरण आएगा वो आएगा स्फेरिकल शेप में, गोलीय सममिति।
ठीक है। ये जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, स्फेरिकल शेप आएगी, मतलब जो आवेश वितरण आएगा वो बिल्कुल गोलीय सममित आएगा। ठीक है, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, स्फेरिकल 3D मोशन, 3D में है ये। अब देखिए सेकंड केस मानते हैं। सेकंड केस में देखिए, केस सेकंड मैंने माना है, अगर हमारे पास 3z² की वैल्यू इज ग्रेटर देन है r² से। 3z² की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर, ये तो क्या आ गया अपने पास, गोलीय। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे स्फेरिकल। ठीक है, अगर मैं मान लूँ 3z² की वैल्यू इज ग्रेटर देन r², अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में से अपन किसको घटा रहे हैं, कम को, तो ये जो q है उसका मान क्या आएगा अपने पास, q का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूले से देखें तो q का मान आएगा अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा। अगर 3z² की वैल्यू इज ग्रेटर देन r² से, तो इसका मान तो ज़्यादा है, अगर ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो पूरा वैल्यू जो आएगी अपने पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि q का मान पॉजिटिव है, देखो कहाँ पे जा रहा है आवेश घनत्व, पूरा जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। जैसे कि मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, नाभिक है, ये नाभिक है और इसका आवेश नाभिक गोलाकार होता है, लेकिन अगर अपन ये वाली कंडीशन माने तो इसका जो आवेश घनत्व है वो ज़्यादा किसकी तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ। तो हमने ये क्या मानी थी, जेड एक्सिस मानी थी, यहाँ पे जेड एक्सिस मानी थी, और इस जेड एक्सिस की तरफ आवेश घनत्व देखे तो इसकी जो शेप होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन प्रोलेट शेप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोलेट शेप, प्रोलेट स्फेरिकल, या फिर दीर्घाक्ष। ठीक है, तो दो केस पढ़े। फर्स्ट केस में तो क्या है, स्फेरिकल शेप में आ रहा है, मतलब जो आवेश घनत्व है वो समान रूप से वितरित है। सेकंड केस मैंने माना है कि 3z² का मान क्या है, r² से ग्रेटर देन है, तो इस कंडीशन में जो q आएगा, क्वार्टर पोल मूवमेंट जो आएगा उसका मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि पॉजिटिव आ रहा है मतलब जेड एक्सिस की तरफ ज़्यादा है अपना आवेश घनत्व, तो इसको अपन ने, ये जेड एक्सिस है, इसकी तरफ आवेश घनत्व ज़्यादा है, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रोलेट शेप, स्फेरॉइड हो जाएगा, मतलब दीर्घाक्ष की तरह ये नाभिक हमें दिखाई देगा। देखो थर्ड केस, केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में अगर 3z² की वैल्यू इज लेस देन है r² से। तीन केस मानने, एक केस में तो r² बराबर 3z², दूसरे केस में 3z² इज ग्रेटर देन है, और तीसरे केस में 3z² इज लेस देन है। तो देखिए इस कंडीशन में जो q का मान आएगा, हम q का मान देखें यहाँ से, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लेस देन, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आएगी अपने पास नेगेटिव, क्योंकि 3z² क्या है, कम है, और कम में से अगर ज़्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, q की वैल्यू, क्वार्टर पोल मूवमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस कंडीशन में देखिए जेड की तरफ आवेश घनत्व क्या है, कम है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जेड की तरफ आवेश घनत्व क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में जो हमें आवेश वितरण जो प्राप्त होगा नाभिक का, जो नाभिक की जो शेप प्राप्त होगी वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। देखिए ये कोई दीर्घवृत्त नहीं है, ये 3D में है। ठीक है, दीर्घवृत्त तो क्या होता है, इलिप्स किस में होता है, केवल 2D में होता है। इसको अपन बोलते हैं ऑब्लेट शेप। इसको अपन बोलते हैं लघ्वाक्ष। क्लियर? तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के द्वारा हमें क्या निकालना था, आवेश घनत्व का वितरण निकालना था, और आवेश घनत्व का वितरण से किसी भी नाभिक की स्ट्रक्चर का पता लगाना था कि किस प्रकार से नाभिक की स्ट्रक्चर होगी। तो इसके द्वारा हमने पता लगाया, क्योंकि Q बराबर आ गया अपने पास E3z² - r², और इसमें हमने तीन कंडीशंस मानी कि r² बराबर 3z² हो तो उस केस में क्या होगा नाभिक का आकार, अगर 3z² इज ग्रेटर देन हो जाए तो उस केस में नाभिक का आकार क्या होगा, और 3z² इज लेस देन r², तो उस केस में हमारे पास नाभिक
का जो शेप है वो क्या होगा। तो इस तरह से अपन विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की सहायता से किसी भी नाभिक की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, यदि हम वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व है या क्या निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं, तो देखिए इससे वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कई निष्कर्ष निकले जिसको हम निम्न तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के जो निकाला है उससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकले वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के द्वारा क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए। हमारे पास वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा E 3Z² माइनस R², ये आई थी अपने पास किसी भी प्रोटोन के कारण, I = 1 to n प्रोटोन उपस्थित है, तो ये Zi ये Ri, E क्या है प्रोटोन पर आवेश। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकाला है। सबसे पहला जो निष्कर्ष निकाला गया वैद्युत चतुर्ध्रुव के आघूर्ण के द्वारा, तो देखिए इसमें वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण किसके द्वारा होगा, आवेश वितरण किसका मान रहे हैं अपन, प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन्स का मान रहे हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स का मान रहे हैं। तो देखिए अगर इसमें Z या N का मान बढ़ता है, अगर Z या N का मान बढ़ेगा तो देखिए Z या N का मान बढ़ता है तो Q का मान क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव में ही आता है, जीरो तो नहीं आता ना ही नेगेटिव आता है, मतलब इसका मान क्या है पॉजिटिव, मतलब Q का मान भी क्या होगा इस कंडीशन में बढ़ेगा, तब Q का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट निष्कर्ष अगर अपन देखें तो क्या निकाला गया कि जब Z या N का मान, मतलब जब प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ती है तो इसकी जो क्वार्टर पोल मूवमेंट है उसका मान भी क्या होगा हमेशा बढ़ेगा। दूसरा जो निष्कर्ष निकाला गया है वो निकाला गया है कि मैजिक नंबर जो अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से थे मैजिक नंबर, मैजिक नंबर थे अपने 20, 28, 50, 82 और 126। ये जो मैजिक नंबर है, ये इन मैजिक नंबरों के लिए हमारे पास जो Q की वैल्यू थी वो आती थी 0, ठीक है, मतलब कोणीय संवेग की वैल्यू क्या आती थी 0 आती थी। इसी कंडीशन में मैजिक नंबर जो है, मैजिक नंबर का मान हमारे पास क्वार्टर पोल मूवमेंट का मान इन मैजिक नंबरों के लिए क्या होगा 0 के बराबर होगा। थर्ड जो निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे जैसे नाभिक में द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता है, मतलब भारी नाभिकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्वार्टर पोल मूवमेंट का मान भी बहुत ही अधिक होता है। भारी नाभिक मतलब जैसे मान लिया मैंने कि द्रव्यमान संख्या जो है जिनकी इज ग्रेटर देन 222, ठीक है 220, मतलब 220 से अगर ज़्यादा है भारी नाभिक, इसको अपन बोल सकते हैं भारी नाभिक। तो भारी नाभिकों के लिए जो क्वार्टर पोल मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है थर्ड निष्कर्ष। उसके बाद जो फोर्थ निष्कर्ष निकाला गया क्वार्टर पोल मूवमेंट के बेस पे, वो ये निकाला गया कि अगर दो मैजिक संख्याओं की बात करें, मैजिक नंबर्स की बात करें तो उनके मध्य जो नाभिक की शेप है वो किस प्रकार से चेंज होती है। देखिए अगर दो मैजिक नंबर्स की बात करें तो दो मैजिक नंबर्स के बीच नाभिक का आकार किस प्रकार से चेंज होता है। देखिए पहले जैसे मान लिया ये स्फेरिकल शेप में आ गया, फिर ये आ जाएगा तुम्हारा प्रोलेट शेप में, फिर आ जाएगा तुम्हारा वापस से स्फेरिकल शेप में, फिर आ जाएगा तुम्हारा ये ओवलेट शेप में। इस तरह से नाभिक दो मैजिक नंबर्स के बीच में नाभिक का आकार इस तरह से चेंज होता रहता है। तो ये निष्कर्ष है वो इस क्वार्टर पोल मूवमेंट के बेस पे निकाले गए। सबसे पहला निष्कर्ष, अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या का मान बढ़ेगा तो उसमें क्वार्टर पोल मूवमेंट का मान भी बढ़ेगा।
सेकंड जो निष्कर्ष निकाला गया था वो निकाला गया था कि अगर मैजिक नंबर्स की बात करें तो मैजिक नंबर फिक्स है अपने 20, 50, 82, 126 है ना, 20, 28, 50, 82, 126। तो उनके लिए जो क्वार्टर पोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर। थर्ड जो निकाला गया कि भारी नाभिक की अगर बात करें, भारी नाभिक का मतलब द्रव्यमान संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो उन कंडीशन में जो क्वार्टर पोल मूवमेंट होगा वो बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। फोर्थ निष्कर्ष क्या निकाला गया कि अगर अपन दो मैजिक नंबर्स की बात करें तो दो मैजिक नंबर्स के बीच में जो नाभिक का आकार है वो कुछ इस तरह से चेंज होता है। ये अपन को इसकी शेप, जैसे यहाँ पे गोलीय मिल गई, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी, ये अपन प्रोलेट मतलब दीर्घअक्ष जैसे मिल गई, फिर यहाँ पे वापस गोली आ गई, फिर यहाँ पे ऑबलेट शेप मिल गई, लघुअक्ष, ठीक है। इस तरह से नाभिक का आकार चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ना, ये तो क्या थे, निष्कर्ष थे। अब हम देखेंगे कि इसके आधार पर किस प्रकार से इसकी विशेषताएं वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के अगर हम महत्व विशेषताओं की बात करें तो महत्व क्या निकलता है इससे, हमने देखा था कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो Q का मान, जैसे अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो Q का मान आया था अपने पास वो आया था 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, क्योंकि चतुर्ध्रुव आघूर्ण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्षेत्रफल की यूनिट आती है, ठीक है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण की जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं अपन क्षेत्रफल की यूनिट। इस यूनिट मतलब 10⁻⁻28, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट लेते हैं, लेकिन चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है वो हमारे पास बहुत ही कम प्राप्त होता है, ठीक है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण की यूनिट लेते हैं अपन क्षेत्रफल की यूनिट, मतलब जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने की वजह से जैसे ये 10⁻⁻28 के लगभग इसका मान होता है, ठीक है। तो इसका मान इतना कम होने की वजह से एक यूनिट निर्धारित की गई है चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए, जिसको अपन बोलते हैं वर्ण, और एक वर्ण बराबर होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या बात याद रखनी है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण की जो अपन यूनिट लेते हैं वो लेते हैं क्षेत्रफल की यूनिट, और क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में, मतलब उसका वर्ग मीटर, या फिर पीछे क्या लगाते हैं, वर्ग मीटर लगाते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्ध्रुव आघूर्ण की जो यूनिट लिखी जाती है वो भी किस में लिखी जाती है, वर्ग मीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब लेकिन इसमें इसका जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे माइनस में घात 10⁻⁻ में जाती है, ठीक है। इसी कारण एक यूनिट डिसाइड की गई थी जिसको अपन बोलते हैं वर्ण, ठीक है। और एक वर्ण बराबर क्या होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए जो क्वार्टर पोल मूवमेंट का जो मान होता है वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर की कोटि का होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, रेडियस का मान अगर देखें, नाभिक की रेडियस का मान तो वो क्या होता है 10⁻⁻15 फर्मी, मतलब फर्मी ऑर्डर की, मीटर, या फिर अपन बोल दें 1 फर्मी। तो देखिए नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो तो क्या होगी 10⁻⁻15 मीटर, और नाभिक क्वार्टर पोल मूवमेंट क्या होगा 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर की कोटि का होगा। मतलब इसका जो क्वार्टर पोल मूवमेंट है वो नाभिक की त्रिज्या के वर्ग के कोटि के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, क्योंकि देखिए 10⁻⁻28, और यदि अपन नाभिक की त्रिज्या का वर्ग करें तो वर्ग करने पर क्या जाएगा 15 दूनी 30, मतलब इसका वर्ग करेंगे 10⁻⁻15 का, तो इसका मान क्या जाएगा 10⁻⁻30। तो इसका मान इसके लगभग क्या आता है, बराबर आता है किसका, नाभिक की त्रिज्या का, क्वार्टर पोल मूवमेंट के लगभग बराबर इसका मान आ जाता है। देखिए सेकंड केस अगर अपन देखें, इसका सेकंड महत्व क्या मान निकलता है। देखिए अगर हम बात करें J इज़ ग्रेटर देन 1 की, ठीक है, अगर हम J इज़ ग्रेटर देन 1 की बात करें तो नाभिक जो है हमारे पास वो कभी भी स्फेरिकल नहीं होगा। स्फेरिकल कब होगा, केवल J क्या है, अगर हमारे पास 0 है उसी कंडीशन में हमारे पास जो नाभिक है वो क्या आ रहा था, स्फेरिकल शेप में आ रहा था। अगर हम J इज़ ग्रेटर देन की बात करें तो स्फेरिकल ना होके या तो वो क्या होगा
प्रोलेट स्फेरॉइड हो गया, या फिर क्या हो जाएगा वो ओवलेट स्फेरॉइड होगा, या तो दीर्घाक्ष होगा या लघ्वाक्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे J इज ग्रेटर देन पे क्या होगा, गोलीय सममित तो नहीं होगा, गोलीय सममित नहीं होगा। कैसा होगा, या तो होगा प्रोलेट स्फेरॉइड, या तो क्या होगा प्रोलेट स्फेरॉइड, या क्या होगा ऑबलेट स्फेरॉइड। क्लियर, या तो ये होगा या ये होगा। थर्ड महत्व देखिए, हम बात करते हैं क्वार्टर पोल मूवमेंट की। क्वार्टर पोल मूवमेंट क्या आ रहा है अपने पास, या तो आ रहा है अपने पास 0, या आ रहा है नेगेटिव, या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब हमने बात करी थी, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, तो हमने उसमें क्या माना था कि एक नाभिक है जिसका आवेश घनत्व क्या मान लिया मैंने, रो ऑफ आर है। ठीक है, ये नाभिक माना था, तभी तो उसकी रो ऑफ आर हमने क्या माना था, इसका आवेश घनत्व माना था, और ये आवेश घनत्व क्या माना था, सममित माना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन को क्या पता चला है कि Q बराबर 0, या तो 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा। इस कंडीशन से क्या पता चला है हमारे पास कि जो नाभिक होगा वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है। नाभिक आवेश वितरण क्या बोल देंगे इसका, असममित। ठीक है, फोर्थ देखिए, यदि हम नाभिक का जो हम दीर्घवृत्त मान ले कि नाभिक कैसा है, दीर्घवृत्त के आकार है, दीर्घवृत्त के आकार का है। अगर इलिप्स अगर हम उसको मान ले तो हम जानते हैं इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है उसकी उत्केंद्रिता। तो देखिए अगर हमने नाभिक को क्या माना है, नाभिक को अगर हम मान लेते हैं एक दीर्घवृत्त, उस कंडीशन में जो उसकी उत्केंद्रिता होगी, उस कंडीशन में जो उसकी उत्केंद्रिता होगी उसका मान, उसका जो मान आएगा वो 0.01 से 0.02 के लगभग के मध्य का आएगा। ठीक है, और एक चीज और, अगर नाभिक एक तरह से दीर्घवृत्त की अगर तरह बात कर रहा है तो अगर हम उसका जो क्वार्टर पोल मूवमेंट निकाले तो वो आएगा अपने पास 2/5। दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं तो 2/5 a² माइनस v² EZ, ये आता है इसका क्वार्टर पोल मूवमेंट। अगर नाभिक क्या है, अगर हम दीर्घवृत्त मान ले नाभिक को तो उसका जो क्वार्टर पोल मूवमेंट आएगा वो आएगा 2/5 a² माइनस v² इंटू EZ, जहाँ पे a तो क्या है, जैसे अपन दीर्घवृत्त मानते हैं, ये इसका नाभिक का केंद्र, ये तो एक तो होती है उसकी छोटी वाली अक्ष और एक होती है बड़ी वाली अक्ष, तो a और ये मान ली मैंने b। ठीक है, तो ये a और v तो उसकी अक्ष है, e क्या है आवेश, और z उसका प्रोटॉन नंबर। तो ये अपना वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण कंप्लीट है। इसमें सबसे पहले हमने क्या निकाला था, उसका विभव निकाला, विभव के द्वारा हमने एकल ध्रुव आघूर्ण निकाला, द्विध्रुव आघूर्ण निकाला और चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकाला। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालने के बाद हमने क्या माना कि अगर हम नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बात करें तो नाभिक में चतुर्ध्रुव आघूर्ण से हमें 3 शेप का पता चला कि 3 कंडीशंस ली और 3 शेप से हमने देखा कि नाभिक का जो आकार है, जो संरचना स्ट्रक्चर जो होगी उसकी, या तो उसकी स्फेरिकल होगी या फिर क्या होगी गोलीय लंबाक्ष, या फिर क्या होगी दीर्घाक्ष। तो 3 तरह की हमने इसकी स्ट्रक्चर निकाल के देखी। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाभिक के वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को समझाइए, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण लिया और वहाँ पे प्रोटॉन का नंबर लिखा कि एक प्रोटॉन के कारण उसका चतुर्ध्रुव आघूर्ण कैसा होगा और प्रोटॉन की शेप कैसे, वो नाभिक की शेप हमने निकाली थी। अगर टोटल चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालने को कहे तो पहले हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि एकल ध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकालिए, फिर उसके बाद नाभिक के
वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बात करनी है, जिसमें हमें उसके निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष निकले और इसका क्या महत्व है, उन सबको हमें इसमें डिस्कस करना है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।